हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको पता ही चल गया होगा कि क्या कराने वाला हूँ। तो ये पहली क्लास है साइंस की और सारी जो भी मैं मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो PYQ बेस्ड ही होंगे, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 15x15 वाली क्लास, तो इसका मतलब मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, आपको एक्चुअल में आपको 5 to 6 क्लासेज के बाद ही, मतलब 5-6 क्लासेज के लिए आप यहाँ पे रुक जाओ। इतनी क्लासेज करने के बाद ही आपको महसूस हो जाएगा कि कुछ मतलब होने वाला है, आपको मतलब पूरा इफेक्ट मिलेगा, पूरा मतलब आपके क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके चाहे आपने साइंस की हो कभी या ना की हो, तो आपके मार्क्स 15x15 मेरी जिम्मेवारी है। आपको कुछ और इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको ढंग से करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ज़्यादा देर न करते हुए। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अच्छा, ये मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिखे हुए हैं लेकिन मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मतलब पूछ क्या रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो पूछ रहा है कि भाई विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमें इसका आंसर पता है भाई, वो होता है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है, तो यही इसका आंसर है। मैं ऐसे कर देता हूँ इसको आंसर को, ठीक है। तो फिर स्कर्वी होता है। अब इतने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी करवाई जाएगी और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से आपके 15x15 आएंगे। इस एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो भाई चलते हैं। तो ये मैंने एक टेबल बनाई है भाई आपके लिए, तो स्टार्ट करता हूँ। इस टेबल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। हो सकता है कि मैं मतलब लिखना ना आए मुझे हिंदी में ढंग से, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। चलो ठीक है, रतौंधी। अच्छा, इसको हम एक और नाम लेते हैं इसका, अगर ये मतलब कुछ ज़्यादा ही सीवियर केस हो जाए तो इसको जेरोप्थेल्मिया भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी, ठीक है। B2 से एयर ब्लो फ्लेविनोसिस, ठीक है। B3 की कमी से होता है प्लेगेरा। B9 से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। B12 से परनीसिस एनीमिया। C की कमी से स्कर्वी, जो हमने अभी पढ़ा। D की कमी से रिकेटस, और जो मतलब ये तो होता है चिल्ड्रंस में, इसको बोलते हैं, और अडल्ट्स में इसको बोलते हैं ओस्टियोमेलासिया, ठीक है। K की कमी से हेमरोहैगिक डिसीज, इसको बोलते हैं मतलब रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है। लिख देता हूं, थक्का ना जमना, ठीक है। अभी इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जैसे ये लिखे हुए हैं ऐसे ही आपको अपने दिमाग में डालने हैं, बस डालो। एक ऐसे मल्टीपल टाइम्स आपको इनको रिवाइज करना है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि मतलब अभी के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट सा लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, लेकिन आप 5 दिन के लिए, केवल 5 दिन के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो करके देखो और फिर आप बताना कि कुछ इंप्रूवमेंट आपको लगा कि नहीं लगा, ठीक है। एक तो था ये क्वेश्चन जो विटामिन से रिलेटेड होता है कि डेफिशिएंसी की डिसीज पूछ लेते हैं। दूसरा होता है कि उनके साइंटिफिक नेम्स पूछ लेते हैं। तो साइंटिफिक नेम क्या क्या होते हैं? ए का साइंटिफिक नेम है, विटामिन ए का है रेटिनोल। B1 का थायामिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B9 का फोलिक एसिड या फिर फ्लोएट, B12 का कोबालामिन, C का एस्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सिफेरॉल और K का फिलोक्विनोन, ठीक है। इनको आपको ऐसे के ऐसे याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? What is the common name for chemical compound सोडियम बाइकार्बोनेट? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। उसका कॉमन नेम है आपका भाई बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसको भी आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अब जब बात आ गई है फॉर्मूलाज की, मतलब ये कॉमन नेम की, तो फिर हमें और भी ये करने पड़ेंगे जो कॉमन नेम हमने NCERT में पढ़े हुए हैं, ठीक है। सबको मैंने इकट्ठा किया हुआ है तो आपको ये सारे पढ़ने हैं। टेबल साल्ट,
को NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। वाटर को H2O मतलब केमिकल फॉर्मूला होता है, और डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। ये कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको इसको भी याद करना है, ठीक है। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं NaHCO3 जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। वॉशिंग सोडा, धावन सोडा जिसको हम बोलते हैं धोने का सोडा, Na2CO3 10H2O, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, डाइकाहाइड्रेट। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये सबसे सिंपल है। स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट ये हार्ड नहीं है भाई। कोई साइंस के स्टूडेंट को भी उतने ही हार्ड लगते हैं शुरुआत में, फिर कुछ दिन जब वो इनको मतलब उसकी बुक्स में उसको बार बार पढ़ता है तो उसको ये याद हो जाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही याद करने हैं, चाहे आपने साइंस पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है। ये मतलब फेवरेट है भाई कुछ एग्जाम्स का, तो काफ़ी बार इसको पूछ लिया जाता है। वैसे सारे ही ये फेवरेट्स हैं भाई, सारे ही आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं कभी ना कभी, तभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वैसे फॉर्मूलाज तो और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने वो नहीं लिखे, ठीक है। मीथेन CH4, विनेगर CH3COOH, ये भी फेवरेट है भाई। शुगर C12H22O11, ठीक है। तो फिर भाई आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई, जो ये नेम है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी करने पड़ते हैं आपको। जो ये विनेगर का नेम है ना, कि विनेगर को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड, ये दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि विनेगर को इनमें से क्या नहीं बोलते या फिर क्या बोलते हैं, और इथेनोइक एसिड वहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये भी याद करने हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज, तो मतलब ये पूछ रहा है कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं, जो भूकंप होता है, उनकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो यूज किया जाता है भाई सिस्मोग्राफ, ठीक है। जहाँ पे भी सिस्मो आ गया ना, सिस आ गया, वहाँ पे भूकंप से रिलेटेड ही है, कुछ ना कुछ वेव से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर अब जब इंस्ट्रूमेंट की बात आ गई है तो भाई हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ही धो डालेंगे जो मतलब मेन है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो बार बार HSSC में पूछे गए हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का आप सबको पता है भाई, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, सेल्स और बैक्टीरिया जैसी चीज़ों को जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। थर्मोमीटर का सबको पता है, तो इसको काट दो इसमें से। बस मैंने ऐसे ही लिख लाया कि मतलब ये भी एक इंस्ट्रूमेंट में आता है। बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वातावरण का दाब को, जो वातावरण का दाब जो होता है ना, उसको बैरोमीटर से मेजर करते हैं। एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को, और एम्पियर्स में करते हैं। एम्पियर्स क्या होता है? एम्पियर्स आपकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, ठीक है ना। यूनिट के बारे में कभी जब क्वेश्चन आएगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा। वोल्टमीटर से वोल्टेज को मेजर करते हैं। इसको हम, इसका साइंटिफिक नेम मतलब एक ढंग का टेक्निकल नेम होता है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर, लाइट इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ या फिर मास ऑफ आयंस। अच्छा, ये कभी पूछा नहीं जाता बट आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। कैलोरीमीटर हीट को ही करेगा क्योंकि हीट की यूनिट ही कैलोरी होती है। सिस्मोमीटर वही सिस्मोग्राफ जो हमने ऊपर पढ़ा, ग्राउंड मोशन सिस्मिक वेव्स, ठीक है। सिस्मिक वेव्स कौन सी होती है? अर्थक्वेक वाली, EART, अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक वाली ही होती है, ठीक है। हाइड्रोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी भूल जाओ, बस स्पेसिफिक ग्रेविटी तो नहीं करता। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको याद करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अच्छा, जो भी मैं यहाँ पर डिटेल दे रहा हूँ आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये आपको बार बार ही याद करनी है, और जितना आप करोगे उतना बेटर है। नहीं तो मैं तो आपको इन वीडियोज के थ्रू रिकॉल करवा ही दूंगा, आपको याद करवा ही दूंगा। इस एक वीडियो से आपको नहीं लगेगा कि याद हो गया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आएगा और मैं दोबारा से इन चीज़ों को कराऊंगा तो आपको वो याद हुई होंगी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज। अच्छा, जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मतलब कि अवतल दर्पण के बारे में ये बोल रहा है। अवतल दर्पण, एक तो लेंस होता है, एक दर्पण होता है, तो दर्पण के बारे में बात कर रहा है भाई ये।
तो ये कौन सा होता है भाई? ये कन्वर्जिंग मिरर होता है भाई। अच्छा, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग का मतलब जो भाई जो कन्वर्ज कर रहा है फिर इसको। तो पढ़ते हैं भाई, आज हम मिरर के बारे में सीखेंगे। कभी लेंस के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा तो हम लेंस के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। अब मिरर्स के बारे में सीखेंगे। तो ये है भाई अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो इसमें थोड़ी सी उल्टी बनी हुई है, तो इसको मैं यहीं पे बना देता हूँ। देखो ये आपका मतलब ये आपका कॉनकेव मिरर। तो अगर हमारी यहाँ से ऐसे रेज आएंगी ना, तो ये उनको पता है कैसे कर देगा? तो ये उनको ऐसे कन्वर्ज कर देगा भाई, ठीक है। कन्वर्ज कर देगा इस पॉइंट पे, मतलब किसी एक पॉइंट पे उनको कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो ये होता है भाई कॉनकेव। अच्छा, अब कॉन्वेक्स भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है भाई? कॉन्वेक्स होता है, देखो ये, ठीक है। अब सपोज ये ऐसे वेव्स आ रही हैं, मतलब कौन सी वेव्स है? लाइट वेव्स है, ठीक है। मतलब ऐसे लाइट आ रही है, तो उनको ये क्या करेगा? उनको ये ऐसे नहीं, ऐसे कर देगा, ठीक है ना, सॉरी, ऐसे कर देगा, ठीक है। तो फिर इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा? डाइवर्जिंग। ये तो होता है अपना डाइवर्जिंग और ये होता है अपना कन्वर्जिंग, ठीक है। तो ये होता है भाई। चलो मिरर्स के बारे में सीख लिया। अब ये कैसी इमेज बनाते हैं सब तभी बताऊंगा जब इमेज के बारे में बात आएगी, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, सारे के बारे में बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई इस वीडियो का। मैं 5 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर इस वीडियो पे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स ढंग का आएगा, कुछ लोग देखेंगे इसको सच में, तो भाई मैं इस वीडियो को लंबी भी करूंगा थोड़ी बहुत। और अगर आप बोलोगे तो लंबी ना भी करूंगा। मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चंस आर एनफ फॉर वन डे। एक दिन के लिए आप अगर 5 क्वेश्चन करते तो बहुत है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इनटू द हीट एनर्जी ऑफ द इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा है कि भाई जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें एक केमिकल एनर्जी होती है, उससे हीट एनर्जी के अंदर जो बदल देता है ह्यूमन बॉडी में केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, मतलब कौन सी प्रोसेस है जो कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो इनमें से भाई है डाइजेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, कैलोरी सर्कुलेशन नहीं हो सकता, एक्सर्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या होते हैं एक्सक्रेशन और रेस्पिरेशन, सब कुछ बताऊंगा। अब के लिए आप जान लो कि रेस्पिरेशन होता है अपना श्वसन क्रिया, सांस लेने वाली। डाइजेशन होता है अपनी पाचन क्रिया। सर्कुलेशन अपनी होती है जो ब्लड फ्लो करता है हमारी सारी वेन्स में। एक्सक्रेशन होता है जो हम वेस्ट मटेरियल को हम आउट करते हैं अपनी बॉडी से, उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन, ठीक है। अभी हम सीखेंगे डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन के बारे में आपको मोटा मोटा बताऊंगा, सब कुछ नहीं बताने वाला, हर एक ऑर्गन का काम नहीं बताने वाला, ठीक है, क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा मतलब रास्ता क्या है, कि पहले क्या आता है फिर क्या आता है। सबसे पहले किसी को पता हो तो स्टार्ट होता है भाई अपने माउथ से, ठीक है। माउथ में क्या होती है? माउथ में अपने टीथ होते हैं, मतलब एक तो दांत होते हैं अपने, एक होती है जीभ और एक होती है अपनी स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियाँ, ठीक है, जो लार को बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चबाते हैं और चबाने के बाद हम उसको मतलब निगल जाए तो वो ईसोफेगस के द्वारा अपने नीचे चला जाता है अपने स्टोमक में, ठीक है। स्टोमक क्या होता है? स्टोमक को हिंदी में बोलते हैं आमाशय, ठीक है। और स्टोमक से फिर मतलब स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में होता है अपना HCl, वेट अ मिनट, हाँ, स्टोमक में होता है अपना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, और ये था अपना लीवर, ठीक है। लीवर भी एक अपनी ग्लैंड है और ये पेंक्रियाज भी अपनी ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड्स क्या होती हैं? अपने अपने सिक्रेशन होते हैं इसमें क्या होता है भाई? पेंक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें बाइल जूस होता है, ठीक है। ये दोनों अपने इसके अंदर डाल देते हैं अपने जूसेज को, ठीक है। और उससे अपना मतलब जो है जो अपना फूड क्या होता है, स्टोमक का काम क्या है कि सिंपलर फॉर्म, एक मिनट, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ही बोलेंगे हम इसको, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म कर देता है अपने जो भी हम खाते हैं, जो खाना होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा,
उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो स्टोमक करता है। स्टोमक में इसकी हेल्प कौन करते हैं? इसकी हेल्प करता है लीवर करता है और पैंक्रियाज करता है। पैंक्रियाज कैसे करता है? पैंक्रियाज अपना पैंक्रियाटिक जूस को इसके अंदर सिक्रेट करता है और लीवर बाइल जूस को इसके अंदर सिक्रेट करता है। तो बस उससे अपना मतलब थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में हो जाता है, जिससे हम उसको पचा सकते हैं। गाल ब्लैडर भी होता है भाई एक, वो लीवर की हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट क्या करता है वो सब हम बाद में बताएंगे। अभी तो हम मतलब प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। स्टोमक के बाद कहाँ पे था? स्टोमक के बाद भाई देखो ये पीछे से आ रहा है, इसके अंदर चला गया। ये क्या है भाई? ये है भाई अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने प्रोटीन एंड फैट्स का डाइजेशन हो गया, उनका अब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन में भाई वाटर का अब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाता है तो फिर भाई उसके बाद क्या होता है? हाँ, एक यहाँ पे सीख लो भाई, ये अपेंडिक्स ये क्या होता है? ये अपना होता है वेस्टिजल ऑर्गन। अब वेस्टिजल होता क्या है? वेस्टिजल ऑर्गन होते हैं भाई जो जिनका कुछ काम नहीं है अपने शरीर के अंदर, लेकिन वो होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई जो रेक्टम आता है, एनस आता है, तो वहाँ से भाई ये आउट हो जाता है, मतलब अपने डाइजेशन सिस्टम से आउट हो गया, ठीक है। फूड जो भी होता है अपना वो एनस के थ्रू आउट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था भाई, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो यहाँ तक आए हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आप इन वीडियोस को देखते रहोगे ना तो आपके 15/15 मैं दिलाऊंगा, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ना आए ना तो भाई नीचे कमेंट कर देना, मुझे बता देना कि नहीं आए। वैसे ऐसा कोई होगा ही नहीं कि जिसके नहीं आएंगे, सबके आने वाले हैं भाई, सबके। बस जैसे मैं बोलता हूँ आपको करना ही होगा, ठीक है।